हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों चलिए, आज मैं फिर आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। आज हम मौर्य साम्राज्य के मतलब मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मौर्य साम्राज्य से जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है ये पार्ट 1 है। ठीक है, इसके बाद इसका हम पार्ट 2 लेके आएंगे। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य आपके एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला सवाल है वो है कि मौर्यकालीन इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले साधन हैं। ठीक है, तो इसमें आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए मुद्रा राक्षस, बी बृहत कथा मंजरी, सी कथा सरित सागर और डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो मौर्यकालीन इतिहास को जानने में जो महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले साधन है, तो वो ये जो जितने भी साधन हैं, यानी कि मुद्रा राक्षस, बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर, ये सभी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, पहले का आंसर होगा उपयुक्त सभी। मौर्यकालीन इतिहास को जानने में जो भी साधन है, ये जितने भी साधन दिए गए हैं, इन सभी का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इन तीनों का, मुद्रा राक्षस, बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर, इन तीनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। मौर्यकालीन इतिहास के मुख्य साहित्यिक स्रोत बृहत कथा मंजरी की रचना हुई थी। ठीक है, ए चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, बी तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व, सी द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व या डी 11वीं शताब्दी। तो बृहत कथा मंजरी जो है, इसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। और इसकी रचना किसने की थी? एक सेकंड रुकिए, इसकी रचना की थी क्षेमेंद्र ने। ठीक है, इसकी रचना की है क्षेमेंद्र ने और संस्कृत भाषा में। ठीक है, किसमें की है? संस्कृत भाषा में। तो याद रखिएगा कि जो बृहत कथा मंजरी है, इसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। रचनाकार कौन है? क्षेमेंद्र है। और किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में की थी। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, बृहत कथा मंजरी में या कथा सरित सागर में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का जो प्रयोग है, उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? मुद्रा राक्षस में। ठीक है, वृषल शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है? मुद्रा राक्षस में, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का उल्लेख मुद्रा राक्षस में किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं फटाफट अपने चौथे प्रश्न की ओर। चलिए देखिए, हमारा चौथा प्रश्न क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम कपिल दिया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम कपिल दिया गया है। ए बृहत कथा कोश में, बी अर्थशास्त्र में, सी मुद्रा राक्षस में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम कपिल हमें बृहत कथा कोश में दिया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम कपिल, कपिल जो नाम है वो कहाँ दिया गया है? बृहत कथा कोश में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रामायण और महाभारत के समान दीपवंश और महावंश कहाँ के पवित्र ग्रंथ माना जाता है? मतलब कहाँ इनको पवित्र ग्रंथ माना जाता है? जिस प्रकार हमारे यहाँ रामायण और महाभारत जो है वो पवित्र ग्रंथ है, उसी प्रकार दीपवंश और महावंश कहाँ का पवित्र ग्रंथ माना जाता है? तो ऑप्शन देखिए, भारत में, बी नेपाल में, सी श्रीलंका में, डी तिब्बत में। तो भारत का तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब बच गए ये तीन, तो इसमें से करेक्ट हमारा आंसर क्या है? श्रीलंका। ठीक है, दीपवंश और महावंश श्रीलंका के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मौर्य वंशीय इतिहास का विस्तार पूर्वक
विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, ठीक है, मौर्य वंशीय इतिहास का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है? ए कथा कोश में, बी आराधना सतकथा प्रबंध में, सी बृहत कथा कोश में और डी उपयुक्त सभी में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो मौर्य वंशीय इतिहास का विस्तार पूर्वक वर्णन हमें इन सभी में प्राप्त होता है। ठीक है, उपयुक्त सभी में। ठीक है, तो समझ गए, जो मौर्य वंशीय इतिहास है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन जो है हमें वो इन सभी में प्राप्त होता है, कथा कोश में भी, आराधना सतकथा प्रबंध में भी और बृहत कथा कोश में भी। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, मेगास्थनीज की इंडिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, इंडिका वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं हुई है। बी है, डायोडोरस ने इंडिका के कुछ उद्धरणों को प्रस्तुत किया है। सी, इंडिका मौर्यकालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। एक सेकेंड रुकिए। और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, मेगास्थनीज की जो इंडिका है इसके विषय में ये जितने भी कथन दिए गए हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों कथन ही सत्य है। तो यानी कि हमारा जो डी वाला है उपयुक्त सभी, ये करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि इंडिका जो है वो वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं हुआ है और ये भी करेक्ट है। फिर डायोडोरस ने इंडिका के कुछ उद्धरणों को प्रस्तुत किया है, ये भी सही है। और इंडिका मौर्यकालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि एक सेकंड रुकिए, हाँ हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 30 सदस्यों का एक आयोग करता था। इस आयोग के 6 मंडल थे, प्रत्येक मंडल में सदस्य थे। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, उसे समझ लीजिए और तब उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 30 सदस्यों का एक आयोग करता था। ठीक है, 30 सदस्यों का एक आयोग करता था और इस आयोग के 6 मंडल थे, यानी कि 6 मंडल में डिवाइड था ये। ठीक है, 30 सदस्यों का जो आयोग था ये 6 पार्ट में डिवाइड था। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रत्येक मंडल में सदस्य थे, कितने सदस्यों का एक मंडल होता था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ए 6, बी 5, सी 4 और डी 3। ठीक है, तो इसका करेक्ट हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बी। ठीक है, 5 सदस्यों का जो है ये मंडल होता था, यानी कि एक मंडल जो होता था वो कितने सदस्यों का होता था? 5 सदस्यों का। ठीक है, यानी कि ग्रुप, ठीक है, समझ लीजिए, एक ग्रुप जो होता था वो 5 लोगों का होता था और इस पर ऐसे 6 ग्रुप होते थे। ठीक है, तो 6 5 30 हो गया ना, और 30 जो है सदस्यों का एक आयोग होता था। ठीक है, समझ गए? चले आगे बढ़े। चलिए अब हम फटाफट चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। तो देखिए क्या है, एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए, मौर्य काल में ब्रेकामैन और सारमेन था। ठीक है, मौर्य काल में ब्रेकामैन और सारमेन था। व्यापारियों की 2 श्रेणी, बी प्रमुख पदाधिकारी, सी धर्म प्रचारक और डी दार्शनिकों की 2 श्रेणी। तो मौर्य काल में ब्रेकामैन और सारमेन जो था वो दार्शनिकों की 2 श्रेणी थी। ठीक है, क्या थी? दार्शनिकों की 2 श्रेणी, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, चलिए चले आगे, प्रश्न संख्या 10। चलिए देखिए, महावंश की टीका के अनुसार मौर्यों का संबंध था। ठीक है, महावंश की टीका के अनुसार मौर्यों का संबंध था। ए सूर्यवंशी क्षत्रिय शाक्यों से, बी शूद्रों से, सी वैश्य से और डी पारसी से। तो महावंश की टीका के अनुसार मौर्यों का संबंध जो था वो सूर्यवंशी क्षत्रिय शाक्यों से था। ठीक है, किससे था?
सूर्यवंशी क्षत्रिय शाक्यों से। ठीक है, चलिए आप सभी जानते ही हैं कि जो अशोका था उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, है ना। और जो हमारे जो महात्मा बुद्ध हैं उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, सब जानते ही हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और फिर दोबारा भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है किसने? ए बीडी स्नूप ने, बी रोमिला थापर, सी जस्टिन और डी एरियन। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह जस्टिन ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? जस्टिन ने। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह जस्टिन ने कहा है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 12 देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा कराया गया था। ठीक है, तो ए प्रथम बौद्ध संगीति, बी द्वितीय बौद्ध संगीति, सी तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति कराई गई थी? तृतीय, तीसरी जो बौद्ध संगीति थी वो अशोक के शासनकाल में कराई गई थी। ठीक है, और पहला जो बौद्ध संगीति है वो सब आप जानते ही हैं, अजातशत्रु के शासनकाल में कराई गई थी, है ना। यहाँ मैं लिख देती हूँ, देखिए अजातशत्रु के शासनकाल में कराई गई थी। ठीक है, और ये कब कराई गई थी? 483 में, है ना। और कहाँ कराया गया था? राजगृह में। ठीक है, जिसे आज हम राजगीर कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है बौद्ध संगीति, ये कब कराया गया था? ठीक इसके 100 साल के बाद। ठीक है, इसके 100 साल के बाद जो है दूसरा बौद्ध संगीति कराया गया था, यानी कि 383 में। और किसके शासनकाल में कराया गया था? कालाशोक के। ठीक है, ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में। और कहाँ कराया गया था? वैशाली में। और जो तीसरा जो बौद्ध संगीति था जो कि अशोक के शासनकाल में हुआ था, ये कब मतलब हुआ था बताइए? ये हुआ था 249 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये सभी ईसा पूर्व में है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये कहाँ कराया गया था? पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में। ठीक है, और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति था ये कनिष्क के शासनकाल में कराया गया था। जो कुषाण वंश का था ना, कुषाण शासक था कनिष्क। और कहाँ कराया गया था? कश्मीर में कराया गया था। ठीक है, यहां लिख देती हूं, कनिष्क। किसने कराया था? कनिष्क ने। कहाँ कराया था? कश्मीर में। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि प्रथम बौद्ध संगीति जो था वो अजातशत्रु के शासनकाल में 483 में राजगृह में करवाया गया था। दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय वैशाली में कराई गई थी। जो तीसरी बौद्ध संगीति है वो 249 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में कराई गई थी। और जो हमारी चौथी जो बौद्ध संगीति है वो जो कुषाण वंश के शासक था कनिष्क, ठीक है, उसके शासनकाल में कश्मीर में कराई गई थी। ठीक है, तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखिए, मयूर मौर्यों का वंशीय चिन्ह था, यह मत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। ठीक है किसने किया था? ए जॉन मार्शल ने, डी फ्रूशे ने, सी एरियन ने और डी ग्रून वेडेल ने। ठीक है, तो मयूर जो है यानी कि जो मोर होता है, मयूर मौर्यों का वंशीय चिन्ह था, यह मत जो है सर्वप्रथम ग्रून वेडेल ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, किसने किया था? ग्रून वेडेल ने। चलिए फटाफट आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को, हमारा 14वां प्रश्न है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस
कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है किसने? ग्रून वेडवेल ने, ठीक है, बी फूसे ने, सी प्लूटार्क ने और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को प्लूटार्क ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है? प्लूटार्क ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिल रहा है इतना आज। तो प्रश्न संख्या 15 देखिए, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ठीक है, ए जापान, बी सीरिया, सी ब्रिटेन और डी श्रीलंका। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म जो है वो ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ, ठीक है। कहाँ नहीं हुआ? ब्रिटेन में नहीं हुआ। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखिए, यूनानी विद्वान तथा इंडिका का लेखक मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में रहा, ठीक है। अब टाइम पीरियड बताना है कि जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त की जो था उसके राज्यसभा में कब से कब तक रहा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए बताइए, यहाँ देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो देखिए ए 305 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, फिर दूसरा है 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक, फिर 302 से 297 ईसा पूर्व तक और डी है 300 से 295 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो हमें बताना है कि मेघास्थनी जो था वो कब से कब तक चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में रहा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है, बी, यानी कि 304 ईसा पूर्व से लेकर के 299 ईसा पूर्व तक जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में रहा, ठीक है। और इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। तो याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आप सभी को पता ही है, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ ताकि आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को अधिकांश विद्वान क्षत्रिय मानते हैं। मौर्य शब्द की उत्पत्ति मौर्य से हुई है, जो क्षत्रियों के वंश का नाम है जिनका संबंध था। देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो उसको खूब बढ़िया से पहले पढ़ लीजिएगा, उसको फिर अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद उसका उत्तर दीजिएगा, मतलब ऑप्शन देखने के बाद उसका उत्तर दीजिएगा, लेकिन पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ के समझ के तभी, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न हमारा क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य को अधिकांश विद्वान क्षत्रिय मानते हैं, ठीक है। मौर्य शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मौर्य से हुई है, जो क्या है? क्षत्रिय वंश का नाम है, ठीक है, जिसका संबंध था। अब यहाँ पूछा जा रहा है जिसका संबंध था, ठीक है। देखिए ए पिपलीवन राज्य से, बी शाक्य राज्य से, सी मल्ल राज्य से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पिपलीवन, ठीक है। अगर आप लोगों ने अशोका सीरियल आता था ना, क्या नाम था उसका? अशोका ही नाम था ना जो, तो उसमें पिपलीवन का बताया जाता था ना कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसकी माँ जो थी मूरा, वो पिपलीवन में उसका मतलब शासन चलता था उसके पिता का, है ना। तो आपने सुना ही होगा अगर देखा होगा तो इसका संबंध किससे था? पिपलीवन राज्य से था, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या 18 चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मूरा नामक शूद्र स्त्री से हुआ था, यह तथ्य प्रमाणित होता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे जो विद्वान हैं, बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसे शूद्र मानते हैं, बहुत सारे क्षत्रिय मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मूरा नामक शूद्र स्त्री से हुआ है, यह तथ्य प्रमाणित होता है बौद्ध परंपरा के अनुसार, जैन परंपरा के अनुसार, सी आजीवक परंपरा के अनुसार या डी ब्राह्मण परंपरा के अनुसार। तो शूद्र जो है, मूरा नामक शूद्र स्त्री से हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, यह तथ्य ब्राह्मण परंपरा के अनुसार प्रमाणित होता है। बाकी बौद्ध परंपरा और जैन परंपरा के अनुसार ये लोग क्षत्रिय मानते थे, ठीक है। चलिए अब देखिए
हमारा 19वां प्रश्न क्या है? दास सिद्धक था, ठीक है, दास सिद्धक कौन था? ए महापद्मनंद का मंत्री, बी शिशुनाग का मंत्री, सी बिंबिसार का मंत्री और डी नंद वंश का शासक। तो दास सिद्धक जो था वो नंद वंश का शासक था, ठीक है। और महापद्मनंद यही एक ही कुल के लोग हैं ये, ठीक है, महापद्मनंद और ये जो है, ठीक है, दास सिद्धक, ठीक है ना, ये दोनों नहीं, इनकी बात कर रही हूं मैं, ठीक है, इसकी और इसकी, दास सिद्धक और महापद्मनंद, ठीक है। और बिंबिसार तो आप जानते ही हैं, ये हर्यक वंश का था, ठीक है। कभी भी बिंबिसार और बिंदुसार इन दोनों में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था और आपका जो बिंदुसार है वो किसका शासक था? मौर्य वंश का, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ना बिंदुसार, और उसका पुत्र अशोका। चलिए, प्राचीन काल में ना बहुत सारे राजा और उनके पुत्रों के नाम एक दूसरे से मेल खाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो उस पर बहुत बारीकी से ध्यान देना है। आज मेरा गला बहुत फंस रहा है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 20। अब देखिए, श्रवण बेलगोला के प्रसिद्ध होने का कारण है, ठीक है, श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में है। इसके प्रसिद्ध होने का कारण क्या है? ए अजातशत्रु ने यहाँ अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए, बी बिंदुसार ने यहाँ अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए, सी चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए और डी कालाशोक ने यहाँ अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि श्रवण बेलगोला जो है वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का जो अंतिम समय था वो वहाँ पर व्यतीत किया था, ठीक है। और अन्न जल लास्ट में क्या किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? अन्न जल त्याग कर अपने प्राण को त्याग दिया था, अपने शरीर को छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ अपने जीवन का अंतिम दिन व्यतीत किया, ठीक है। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में। और ये कहाँ है? कर्नाटक। और ये किसके साथ गए थे चंद्रगुप्त मौर्य? भद्रबाहु के साथ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21। देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्याख्या मिलती है, ठीक है, ए राजनीतिक सिद्धांतों की, बी आर्थिक सिद्धांतों की, सी सामाजिक सिद्धांतों की और डी राजा के अधिकार एवं कर्तव्य की। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें राजा के अधिकार एवं कर्तव्य की व्याख्या मिलती है, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के अधिकार एवं उसके कर्तव्यों की व्याख्या मिलती है। चलिए प्रश्न संख्या 22। ठीक है, चलिए देखिए, कौटिल्य ने, अच्छा कौटिल्य कौन है? ये तो आप जानते ही होंगे ना, कौटिल्य किसे कहा जाता है? तो जो चाणक्य हैं, है ना, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है और इन्हें ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? विष्णुगुप्त ही था, ठीक है। तो कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? ए पाली भाषा में, बी संस्कृत भाषा में, सी हिंदी भाषा में या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र है इसकी रचना संस्कृत भाषा में की थी, ठीक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना संस्कृत भाषा में की थी। चलिए ठीक है, हो गया। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 23, सेकंड लास्ट प्रश्न हमारा, अर्थशास्त्र में संकलित श्लोकों की संख्या है, ठीक है। अर्थशास्त्र में जो श्लोक है, ठीक है, संकलित श्लोकों की संख्या कितनी है? 8000, बी 7000, सी 6000, डी 5000। तो इसका सही उत्तर है सी 6000, ठीक है। अर्थशास्त्र में श्लोकों की संख्या कितनी है? 6000 है। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? किसने की है बताइए? कौटिल्य ने की है, चाणक्य ने। और किस भाषा में की है? संस्कृत भाषा में, ठीक है। चलिए
अब ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। देखिए, अर्थशास्त्र विभाजित है, ठीक है, ए 20 अधिकरणों में, बी 15 अधिकरणों में, सी 10 अधिकरणों में, डी 5 अधिकरणों में। तो अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है, ठीक है, यानी कि पार्ट में, ठीक है, पार्ट समझ लीजिए, अधिकरण से आप समझ लीजिए कितने पार्ट में डिवाइड है, तो 15 पार्ट में डिवाइड है, 15 अधिकरणों में डिवाइड है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो प्रश्न उत्तर था, जो कि आपका मौर्य साम्राज्य के ऊपर है, ठीक है, तो वो ये आज अभी पूरा होता है। आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अब इससे पहले जो है मैंने बहुत सारे वीडियो जो हैं आपके लिए ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो देख रहे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 31 जनवरी को होने वाला है। सो अभी आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग जी जान से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मेरे वीडियो को देखिए, इससे पहले भी जो वीडियोज़ मैंने आपके लिए अपलोड किया है आप उन्हें देखिए, और अभी बहुत सारे वीडियोज़ अभी आपके लिए मैं लेके आऊँगी, ठीक है। तो चलिए, तब तक आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए। इसे देखने के बाद आपको पसंद आ जाए, पहले वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। कभी भी बीच में वीडियो को छोड़िए मत। आप स्टार्ट से देखना शुरू कीजिए और जब तक ख़त्म होता है, क्योंकि मैं बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाती हूँ, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हैं। कोई भी वीडियो मेरा आधे घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 40 मिनट का होगा। इससे लेंथी वीडियो मैंने अभी तक कोई भी वीडियो आपके लिए नहीं बनाई है, ठीक है। ताकि सिर्फ़ मैं ये चाहती हूँ कि आप जो भी वीडियो देखें वो पूरा देखें, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे वीडियो जो भी वीडियो आने वाले हैं अपकमिंग जो भी हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट भी करिए, मैं आपके कमेंट का हमेशा वेट करती हूँ। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। आप मुझे कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।